हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट आज अपन अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है एक तो इस पे दाब का प्रभाव। अपन ने कल ताप का तो देख लिया था अवस्था पे, आज दाब का पढ़ेंगे। और लास्ट फिर है अपना वाष्पीकरण, ठीक है, वेपोराइजेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था तापमान का प्रभाव, जिसमें क्वथनांक, गलनांक और ऊर्ध्वपातन वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब दूसरा है दाब का प्रभाव। तो देखिए स्टूडेंट, ठोसों के अंदर कण बहुत पास पास होते हैं, गैसों के अंदर कण दूर दूर होते हैं। तो आप अगर उनको दबाओगे तो कण पास पास आते जाएंगे, लेकिन ठोसों में अगर आप दबाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कण ऑलरेडी कम से कम दूरी पे उपस्थित है, उससे ज्यादा आप उसको नहीं ले जा सकते। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठोसों पर दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है। ठोसों पर दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है, अर्थात ठोसों में कण पहले से ही अत्यंत कम दूरी पर होते हैं, इसलिए दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मैं बात करूं द्रवों की, तो द्रवों में भी इसका जो दबाव का जो प्रभाव रहता है वो बिल्कुल लेस मात्रा यानी कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, द्रवों में दाब का प्रभाव गैसों से कम व ठोसों से ज्यादा होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे आएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखा जाता है वो गैसों में देखा जाता है। गैसों के अंदर दाब का प्रभाव सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो गैसों के अंदर सर्वाधिक होता है, और गैसों के अंदर जो सर्वाधिक होगा तो गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, और उस प्रकार के जो बिहेवियर है, उस प्रकार के व्यवहार को अपन क्या बोलते हैं? संपीड्यता बोलते हैं। और इसी से संपीड़ित प्राकृतिक गैस एलपीजी वगैरह बनाई जाती है, इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेते हुए। तो मैं लिख देता हूं, अधिक दाब पर गैस को संपीड़ित गैस कहा जाता है। ठीक है। यह अगर मैं लिख देता हूं, अगर दाब आप और ज्यादा बढ़ा देते हो तो ये जो संपीड़ित गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। अत्यधिक दाब पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और इसको अगर आप डायग्राम से समझना चाहो तो बिल्कुल समझ सकते हो। जैसे ये कोई पिस्टन है, ठीक है, ये अपन ने सिलेंडर लिया है, इसके अंदर ये गैस भर रखी है। बाहर से अपन क्या लगा रहे हैं? इस पे दाब लगा रहे हैं। बाहर से क्या लगा रहे हैं? दाब, पी दाब लगा रहे हैं। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा का सारा जो है, ये जो पार्टिकल इस कण चारों तरफ घूम रहे थे, यहाँ जगह ज्यादा थी, पार्टिकल दूर दूर थे, तो सारे जो पार्टिकल हैं वो इस जगह में आ जाएंगे, यानी उच्च दाब पर ये कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। और ये द्रव अवस्था में चले जाएंगे, द्रव अवस्था, अत्यधिक दाब पर। और ये किसमें है? गैस अवस्था में। ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने क्या देखा
कि दाब का जो प्रभाव होता है सर्वाधिक कहां पे है, गैसों पे है। तो गैस पे अगर आप दाब बढ़ाओगे तो ये किसमें चला जाएगा, द्रव अवस्था में। तो ये था दाब का प्रभाव, इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं तापमान के कुछ पैमाने या स्केल की। देखो मैं यहां लिख देता हूं, तापमान मापन के पैमाने, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं बात करता हूं कि ताप किसे बोलते हैं। तो ताप सिंपल अगर भाषा में मैं बात करूं तो किसी भी वस्तु का गर्मपन या ठंडेपन का एहसास क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। और ताप को जिसमें मापा जाता है उसे तापमान बोलते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो ताप की परिभाषा आप लिख लेना, किसी वस्तु के गर्मपन व ठंडेपन का एहसास ताप कहलाता है, ताप कहलाता है, ठीक है। और ताप को निम्न पैमानों से मापा जाता है, और कौन से हैं वो पैमाने हैं, एक तो है अपना केल्विन, इसको कैसे दर्शाएंगे, एक है अपना डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको डिनोट करते हैं सिर्फ डिग्री और सी से, ठीक है। और एक लास्ट है अपना फ़ारेनहाइट, और इसको डिग्री फ़ारेनहाइट से ऐसे दिखाते हैं ना, फ़ारेनहाइट स्केल है, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको मेजर किया जाता है। तो ये तीन अपने क्या हो गए, तापमान के पैमाने हो गए। अब बात करते हैं इनमें क्या क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं रिलेशन लिख देता हूं, आप इसको उतारिए। तो इनके जो रिलेशन होता है मैं रिलेशन को लिख देता हूं। देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं केल्विन। केल्विन में आप डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करोगे तो 273.15 में आप जोड़ दो। तो ये केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होता है, रिलेशन होता है। ये किसका है, केल्विन व डिग्री सेंटीग्रेड संबंध। ऐसे ही डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट संबंध, वो कौन सा है वो भी देख लो। वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये इसका संबंध होता है। अब इसका यूज कैसे लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो इधर अभी आपके आ जाएगा समझ में। देखो क्वेश्चन है, यदि मनुष्य के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो देखो उसने दिया किसमें है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पूछा किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो सिंपल सा संबंध होता है अभी आपको बताया था डिग्री फ़ारेनहाइट, आंसर लिख लेना इसका, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इसमें क्या जोड़ देना 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा और देख कौन सा रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 40 जो दे रखा है इसको डिग्री सेंटीग्रेड की जगह रख देंगे, यानी 9/5 गुणा कितना हो गया 40 प्लस 32। तो ये जो भी आएगा किसमें आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में। 5 से कितने बार कटे, 8 बार। तो 9 8 72 प्लस 32,
इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कभी भी आप डॉक्टर के पास अगर बुखार आ रखी है आप दिखाने जाओगे तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मापता है, उसके पास जो पैमाना होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। जब व्यक्ति के बुखार आती है तो लगभग 102-3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं माप के किस में मापता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप इससे मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। यदि कमरे का तापमान, यदि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है। केल्विन का रिलेशन क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो कुछ नहीं करना, डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा उसको यहाँ रख दो और जोड़ दो, 25 प्लस 273.15 तो कितना आ जाएगा 298.15 केल्विन। तो कितना आ गया 298 केल्विन। यानी कमरे का तापमान अगर केल्विन में पढ़ोगे तो 298 पे रीडिंग आएगी और सेंटीग्रेड में पढ़ोगे तो 25 पे रीडिंग आएगी। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो। अब लास्ट अपना टॉपिक है वाष्पीकरण। कौन सा, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो देखो वाष्पीकरण किसे बोलेंगे, सिंपल भाषा में मैं बात करूं, वाष्प का मतलब होता है द्रव अवस्था से कण का किधर जाना, गैसीय अवस्था में। लेकिन यहां कंडीशन है कि आपको इसका जो क्वथनांक होता है उससे कम ताप पे भेजना है। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, सिंपल सी परिभाषा है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम ताप पर गैसीय अवस्था में जाना वाष्पीकरण कहलाता है। जाना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। तो सिंपल वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है कि ठोस द्रव अवस्था से जो कण है वो क्वथनांक से नीचे वाले ताप पे किस में जाएंगे, गैसीय अवस्था में जाएंगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे मैंने एक ये बीकर लिया है, इसके अंदर ये जल भरा है, इसके अंदर क्या है, जल भरा है। ठीक है, तो ये जो सरफेस के कण रहते हैं, ये वाले सरफेस पे जो मैं कण बना रहा हूं, मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं ब्लैक से। सरफेस पे जो मैंने कण बनाए ये वाले, ये कण सतह वाले हैं। तो सतह वाले जो कण होते हैं इनके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा ऊर्जा होती है तो ये अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी। और ये इस द्रव को छोड़कर कहां चले जाते हैं, वातावरण में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसके अंदर ये H2O लिया आपने, तो इसके जो बाहर है ये सतह के कण, तो सतह के कण के पास ऊर्जा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ऊर्जा ज्यादा होने का मतलब है कि वो स्थायित्व में नहीं आ रखे। सतह वाले जो कण होते हैं अंदर वाले कणों की तुलना में कम स्थायी होते हैं, क्योंकि सतह पे जो कण रहेगा वो ज्यादा आकर्षण बल महसूस नहीं करता है। अंदर वाला जो कण है वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है तो उसको ज्यादा आकर्षण मिलता है, जबकि ऊपर वाला कण सिर्फ नीचे नीचे से ही घिरा रहेगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है उसके। तो ये जो सतह के कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं। सतह के कण उच्च ऊर्जा के होते हैं, उच्च ऊर्जा रखते हैं। ठीक है, उच्च ऊर्जा का मतलब यह अस्थायी होते हैं। अगर ये अस्थायी हो गए तो ये क्या करेंगे, अब वातावरण में चले जाएंगे, कोई रास्ता ढूंढेंगे जहां इनको स्थायित्व मिल जाए। आई बात समझ में। तो ये जो कण है ये वातावरण में जाएंगे, ये कण क्या है, वातावरण में, और वाष्प बन के जाएंगे, है ना, गैसीय अवस्था में। और जब ये वाष्प अवस्था में ऊपर जाएंगे तो ये जो घटना हो रही है इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी घटना को वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं, ये जो वाष्पीकरण है ये सतह का फिनोमिनन है, यानी मैं बोल सकता हूं कि वाष्पीकरण एक सतह पे होने वाली घटना है। तो लिख देता हूं मैं, वाष्पीकरण सतह पर घटित होने वाली घटना है। ठीक है, ये कहां घटित होती है? सतह पे घटित होती है। अब बात करते हैं कि वाष्पीकरण या जो ये वेपोराइजेशन की प्रोसेस है ये किस किस पे डिपेंड करती है। तो मैं अब इसके आगे लिख देता हूं मैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो आइए वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण दे रखा है वो है आपका क्षेत्रफल। सबसे पहला है कारक में, सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल। कि सतह क्षेत्रफल बढ़ने से ये जो वाष्पीकरण है ये घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, तो आप खुद बताओ, ये सतह की घटना होती है। अगर सतह ज्यादा लेओगे तो कण ज्यादा आएंगे, कण ज्यादा आएंगे तो ज्यादा गैसीय अवस्था में जाएंगे। यानी मैं सीधा बोल सकता हूं कि सतह पर अगर आप कणों को ज्यादा ले जा रहे हो तो वहां पे जो वाष्पीकरण की या वेपोराइजेशन की प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक तो मैंने छोटा बीकर लिया है और एक मैंने लिया है ऐसे बड़ा बीकर। ठीक है, तो इन दोनों में सतह पर जो कण रहेंगे अलग अलग रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कण बनाए सतह के ऐसे, यहाँ पे 3 ही कण हैं जो गैसीय अवस्था में जा रहे हैं। यहाँ पे कणों की संख्या ज्यादा हो गई क्योंकि ज्यादा सतही क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे सतह क्षेत्रफल कम। अगर सतह क्षेत्रफल कम होगा तो सतह पर अणु या कण कम होंगे। अगर ये कम होंगे तो वाष्पीकरण कम होगा। सीधी सी बात है। यहां पे मैं बात करूं, सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, सतही क्षेत्रफल ज्यादा है तो सतह पर कण ज्यादा है, सतह पर कण ज्यादा। अगर सतह पर कण ज्यादा है तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा, ज्यादा वाष्पीकरण होगा। तो आप सीधा सा संबंध निकाल सकते हो कि सतह क्षेत्रफल कम है तो कण कम जाएंगे, सतह क्षेत्रफल ज्यादा है तो कण ज्यादा जाएंगे। यही कारण है कि जब अपन गीले कपड़े को सुखाते हैं तो उसको फैला के सुखाते हैं। आप उसको एक साथ ऐसे डाल दो रस्सी पे, वो नहीं सूखेगा आसानी से। अगर आप उसको फैला के सुखाओगे आराम से सूख जाएगा। क्यों? फैलाकर सुखाने से सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है और सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से उसका वाष्पीकरण क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मैं लिख देता हूं आगे उदाहरण। यही कारण है कि गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है ताकि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाए एवं वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण कपड़ा जल्दी सूख जाए। इसीलिए फैला के डालते हैं अपन रस्सी पे। ठीक है, गीले कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है। उसका कारण क्या है? सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कपड़ा आसानी से सूख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ताप में वृद्धि।
तो ताप में वृद्धि करने से वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा कारक मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। पहला पढ़ा अपन ने क्या, सतही क्षेत्रफल, और दूसरा कारण है तापमान। ठीक है, तो ताप में आप अगर वृद्धि करोगे तो जो अंदर वाले कण हैं वो भी सतह पे जाना स्टार्ट होंगे, क्योंकि कणों के जो अंदर की आकर्षण बल ताप देने से टूटने लगेगी, वो सतह की ओर जाएंगे, यानी सतह पर कणों की संख्या बढ़ जाती है तापमान बढ़ने से, और सतह पे कणों की संख्या बढ़ गई तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण सतह की घटना होती है, सतह पे ज्यादा कण होंगे तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तापमान में वृद्धि करने से सतह पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में। तो तापमान